चलें जी, सी पार्ट शुरू करते हैं। इसको पार्ट 1 2 3 कहते होते हैं या ABC कहते होते हैं हम? 1 2 3, ठीक है जी। पार्ट 3 शुरू करते हैं। अच्छा जी, टेस्ट 5 की डिस्कशन करते हैं जी, आप और मैं मिलकर। ज़बरदस्त सवाल था क्वेश्चन नंबर 1, सारा कुछ ही इसमें रिवाइज हो गया इंशाल्लाह, अभी देखेंगे आप, ठीक है। GL is a dealer. ओए होए 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 होए। On Yakam January, LL leased a machine from GL. ओए होए होए होए, यानी डीलर और अब लेसर, ठीक है। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ GL, लेसर, ठीक है। तो पहले यही देखते हैं, बाद में देखेंगे LL के बारे में भी कुछ कह रहा है। तो अब सवाल है लेसर का, ओके। सवाल है लेसर का, शुरू करते हैं जी। GL is a dealer of specialized engines. GL acquires each engine from a manufacturer at a cost of 58 million and sells it for 71 million on cash. तो काम शुरू कर दें, मिटा दें ये अलम मिटा दें। The estimated economic life of an engine is 5 years. लो जी, इकोनॉमिक लाइफ भी गिवन है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंजन कितनी है जी? 5 years, ठीक है। ऑन यकम जनवरी 22, LL लीज्ड अ मशीन फ्रॉम GL ऑन 4 year लीज टर्म्स। तो इसका मतलब लेसर की बात करें तो कौन सी लीज है ये? कैसे पता लगा? 4/5 लीज टर्म ओवर यूजफुल लाइफ, तो ये 75% से ज़्यादा है। तो बस ज़बानी किया करेंगे, लिखा थोड़ी करेंगे जी। The first installment of 16 million was paid on Yakam January 22 एडवांस है, and all subsequent installments are payable on Yakam January subject to 2 million increase in each year, ठीक है। तो 16 मिलियन, 18 मिलियन, 20 मिलियन, 22 मिलियन, ऐसे ही बनता है, सीधी सीधी कैलकुलेशन थी। LL incurred इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 4 मिलियन, ठीक है। एक मिनट रुकना ज़रा, आगे पढ़ने से पहले ज़रा रुको। अगर सिर्फ इतना लिखा होता LL ने इनकर किया IDC, तो फिर हम सवाल किसका कर रहे हैं इस वक्त? GL का, लेसर का, तो फिर हम इग्नोर करते। लेकिन वो क्या कह रहा है? आउट ऑफ विच GL रीइंबर्स्ड 1.5। कहता है जी टोटल तो IDC टोटल जो है वो 4 थी, लेकिन इस 4 में से 1.5 जो है वो लेसर ने रीइंबर्स कर दिया लेसी को। मतलब ये तो फिर लेसर की हो गई ना, और लेसी की कितनी हो गई IDC? 1.5 ही है ना जी। ये इसको देखो, समझ आती है? इस जुमले को पढ़ो, पर्चे में तो नहीं आई थी, आप समझ आती है? IDC इनकर तो लेसी ने की है 4 मिलियन की, लेकिन उसमें से लेसर ने 1.5 वापस कर दिया उसको कि यार ये मेरी तरफ से रख लो। तो इसका मतलब लेसर की IDC होगी ना फिर 1.5, और 2.5 किसकी रह गई? लेसी की, ठीक है। आगे चलें। GL एस्टिमेट्स, GL कौन है? Lesser estimates that at the end of lease term, GL estimates the residual value of the engine at the end of lease term would be 5 million. However, LL has guaranteed an additional पहली बार ऐसा देखा मैंने, तो इससे पहले कोई सवाल देखा था, मेरा भी टेस्ट ही है, अभी पढ़ के आया हूँ बस सिर्फ, ठीक है। तो एडिशनल आज से पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। वो कह रहा है एस्टिमेशन ये है, लेसर को लगता है 5 तो मिलेगा, लेकिन लेसी ने कहा अच्छा 5 मिलेगा, 3 मजीद ले लेना। इसका मतलब गारंटीड कितना हो गया? 8 क्या है? GRV। लेसर के केस में
रेजुल वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, और GRV कितनी है 8। वो कहता है जी 5 जमा 3 ये मिलेगा, तो फिर UGRV तो कुछ भी ना रहा, बोलो कैसा, मजे का सवाल जी। आगे बढ़े। मार्केट रेट फॉर सिमिलर ट्रांजैक्शन इज 15% पर एनम एज एन इंसेंटिव टू LL फॉर एंटरिंग इनटू लीज। GL incorporated an implicit rate of 10% per annum which is known to LL। अब LL का सवाल करते हुए तो ये नोन वाला उठा लेंगे, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं GL की, और GL मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है, और ये यूज़ करता है हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट या मार्केट रेट, तो इसने 15 यूज़ करना है। अब हाँ, अगर रेंटल मिसिंग होते निकालते हुए हम इम्प्लिसिट यूज़ करते, लेकिन फिर सवाल करते हुए मार्केट करते, ये बात याद है। LL इज ऑब्लाइज्ड टू, छोड़ो LL को, LL ने कुछ करना है, ठीक है, देखेंगे तब। सिर्फ LL को येलो कर देते हैं हम, ठीक है ना। ये लेसी के सवाल में पढ़ेंगे, ये भी लेसी के लिए रेलेवेंट है, बल्कि मैं तो कहूँगा ये भी लेसी के लिए रेलेवेंट है। उसके बाद ये लेसी के लिए यहाँ से निकाल लिया ना अलग से, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। जाहिर है लेसी ने गारंटी क्या किया है 3, इसके बारे में देखेंगे कि वो क्या कहता है फिर, या शायद उसने ऐड किया है, तो ये इसको देखते हैं। अभी लेसी का सवाल दूर है ना, फिलहाल लेसर के हिसाब से बातें पूरी कर ली हैं मैंने, ठीक है। चलो जनरल एंट्रीज करनी है जी इन द बुक्स ऑफ GL। तो GL कौन है, डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर है, डीलर लेसर है, तो डीलर लेसर की वर्किंग वन के अंदर कॉस्ट आएगी सबसे पहले। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट बड़ी सिंपल से इधर 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 लेके आओ भाई, 58 कॉस्ट है और फेयर वैल्यू 71, तो 58 कॉस्ट आ गई, फेयर वैल्यू 71 आ गई, फिर आ गई जी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है लीज पेमेंट्स प्लस UGRV। जगह ज़रा थोड़ी सी और शॉर्ट कर लेते हैं, या फिर इसको दोबारा लिख लेते हैं, लीज पेमेंट प्लस UGRV। लीज पेमेंट में डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस GRV प्लस UGRV। अब इसको रेड कर दिया हमने क्योंकि डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल, ठीक है। डाउन पेमेंट ना सही, वो रेंटल ही है, पर कितना है 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22। थोड़ा सा इसको इधर ले आओ, ठीक है, प्लस GRV कितना है, ओहो UGRV तो था ही नहीं, ठहर UGRV तो था ही नहीं, ठीक है। चलो खैर अपना कॉन्सेप्ट तो पक्का लेकर चले। लेसर 5 एक्सपेक्ट करा था मिलेगा, लेसी ने कहा मैं 5 से ऊपर भी 3 दूंगा, तो गारंटी कितना हो गया 8, तो ये सारा ही GRV, UGRV तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेट इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट के लिए रेट कौन सा यूज़ करना है, डीलर मैन्युफैक्चरर डीलर मैन्युफैक्चरर डीलर मैन्युफैक्चरर 15 ओए हो 16 कम ज़रा ज़्यादा है, एडवांस है, ओके 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 सॉरी जी। 18 इंटू 1.15 1 साल पीछे बुलाओ, 20 इंटू 1.15 2 साल पीछे बुलाओ, 22 इंटू 1.15 3 साल पीछे बुलाओ, 8 इंटू 1.15 नहीं सर समझ नहीं आई, फंस गए, देखो फंस गए सर, ऐसे ना करें सर, आप ये कर लें, वर्किंग टू ओपन तो कर लें, चलो जी कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके भी ओपन कर सकते हैं, चलें जी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। डेट इंस्टॉलमेंट ही चाहिए ना आपको, कर लेते हैं अभी। किस दिन लीज शुरू हुई है, 1 जनवरी 2022 पर, पहला किराया एडवांस, फिर 1 जनवरी 22 पर 23 पर 18,
फिर यकम जनवरी 24 पर 20, फिर यकम जनवरी 25 पर 22, फिर 31 दिसंबर 25 पर 8। इधर देखो, इधर देखो, 8 प्लस 0। अगर नोट होता तो मैंने कहा ध्यान से जरा देख लो, ठीक है ना। अभी अभी तो ये रिवाइज हो जाएगा ना जरा। ये क्या आ गया, GRV, और ये UGRV, 0 और 8, डन। तो इसलिए मैं कह रहा था ये 16 अपनी जगह पे कायम था, आपने बताया। इसको 1 साल पीछे लाए, 2 साल पीछे लाए, 3 साल पीछे लाए, इसको 4 साल पीछे लाना है, ठीक है। डन हो गया। प्लस वो आगे कुछ है ही नहीं, तो 68 प्लस 0 इज इक्वल टू 65.8। यार आपने ये तो बताया ही नहीं मुझे। ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 84, तो वर्किंग टू आप थोड़े से ऐसे हो जाएं, हमने ना यहाँ पे UFI निकालना है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम 84 माइनस 65.8 जी 18.2। जनरल एंट्रीज मांगी हुई थी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 22। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस 65.8 से काम शुरू किया। इंटरेस्ट रेट 15% रखकर पहला इंटरेस्ट बताओ। बहुत जल्दी बोल देते हो आलम आप, इसको गलती करने दिया करो जी। 49.8। अब 15% लगाओ। नहीं, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 7.47। बस छोड़ो, बैलेंस शीट तो बनानी नहीं। और 22 की एंट्रीज मांगी है उसने, सवाल में 22 की एंट्रीज मांगी हुई है बस। तो ये 23 भी इसलिए लिखा क्योंकि एडवांस का सवाल है, ये इंटरेस्ट मुझे चाहिए होना था, ये आगे चला जाया करता है, ठीक है। तो एंट्रीज देखना लें आप पहले ज़बानी। चलो सॉल्यूशन था, मैंने कहा यकम जनवरी 2022 लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। नेट इन्वेस्टमेंट पे फिर कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ UGRV पे, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ, चलो पहले लिखते थे वही लिखो, और PV ऑफ LP और कॉस्ट पे। नेट इन्वेस्टमेंट 65.8, कॉस्ट माइनस UGRV, कॉस्ट 58 थी, UGRV की PV 0 है तो 58 ही आ गया। लोअर क्या है जी, फेयर वैल्यू या PV ऑफ LP लोअर? PV ऑफ LP लोअर है 65.8 और कॉस्ट 58। एंट्री टैली ओके। नेक्स्ट, यकम जनवरी 22 पर लीज रिसीव, सॉरी क्रेडिट करना है, कैश, हाँ IDC भी तो था, कहाँ गया? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई फॉरगॉट, जज़ाकल्लाह खैर। IDC ऑफ लेसर, चूँकि ये मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है तो इसकी IDC होती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो ये एंट्री में भूल रहा था, एक नंबर मेरा जा रहा था, सॉरी। आप भी भूल गए थे? भूले नहीं थे? यही तो सर याद था, बाकी तो कुछ याद भी नहीं था। कैसा रहा सवाल? सही हो रहा था? सही जा रहा है सवाल अभी तक काफ़ी हद तक। चलो कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तब भी नंबर मिल जाता है। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 1.5 से। और अब किराया रिसीव करो जी, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट 16 से, सारे का सारा प्रिंसिपल ही था। और 31 दिसंबर 22 पर लीज इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 7.47 से, और डेप्रिसिएशन
अच्छा, फाइनेंस लीज में 7 नंबर का ये सवाल था। नंबर देख लें। नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के नंबर 1.5, ये एंट्रीज के नंबर, ये मॉडर्न स्केड्यूल का नंबर। ठीक है, अब जी सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गड़बड़ है जी? सेकंड पार्ट में कहता है रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाओ एलएल्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और, अच्छा वो तो बनाएंगे तब जब हम अपनी वर्किंग 1 कर लेंगे, फिर वर्किंग 2 कर लेंगे। अब ये लेसी है तो लीज पेमेंट्स आएंगी। बोलो, लीज पेमेंट वही हैं 16 जमा 18 जमा 20 जमा 22 जमा 8। आंसर मैं यहां से निकाल देता हूं जी। ओहो, जमा 8 सही है। चले जी 80। भाई सोल्यूशन तो देखते हैं, मैं थक गया हूँ अब। ठीक है, आज कम पढ़ाने की वजह ज़्यादा पढ़ा दिए, सुबह वालों को भी अभी वालों को, लेकिन सारी एक्स्ट्रा चीज़ें थी। लो भाई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालनी है 16 18 20 22 और ये 3। जीआरवी 3 मिलियन क्यों है? जीआरवी 3 मिलियन क्यों है? ये लेसी है, लेसी। लेसी ने क्या कहा था? देखो लेसी ने क्या कहा था। अच्छा, जीआरवी 8 ही है, लेसी गारंटी करके आया 8। कितने गारंटी करके आया? यही कहा था ना उसने। और बोलो, ठहर जा। हाँ, एडिशनल 8 कहा तो टोटल 8 हो गया ना। मैं उसको प्रूफ तो यार, 1 मिनट, इसको सामने ही रखें। चलो यार यहाँ पे ही कर लेते हैं, ऐसे नहीं काम चल रहा। और इसको मैं ले जाता हूँ ज़रा इस पे जी। लेसी ने क्या कहा? 5 मिलेगा तुम्हें, मैं 8 दूंगा। अच्छा ठीक है। उसके बाद लेसी ने घर आके सोचा इसको कितने मिल जाएंगे? उसको ना 5 मिल जाएंगे। नहीं समझ आई? जीएल ने क्या कहा था? मुझे 5 मिल जाएंगे। लेसी ने कहा मैं तुम्हें 3 एडिशनल 8 दूंगा। ये गारंटी करके आया। अब घर आके वो क्या सोचता था कि कितने मिल जाएंगे उसको। अगर तो उसको 8 या उससे ज़्यादा मिलते तो कहता जीआरवी 0 है। लेकिन वो क्या देख रहा है कि 8 मैंने गारंटी की हैं, 5 तो उसको मिलेंगे, तो बाकी 3 क्या है? बात समझ आई? तो फिर ये 3 एक्सपेक्टेड टू बी पेड है। 8 तो टोटल रेजिडुअल वैल्यू उसने गारंटी की थी ना। एक्सपेक्टेड टू बी पेड कितना है? 3। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट था जिसमें आप शायद फंस जाते। जी बोलो 81। अब इसको कर लो। प्रेजेंट वैल्यू निकली हुई है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स निकली हुई है। ये 67.47 यही है। ये 79 है। अच्छा यार, आप कह रहे हो कि ये करूं पहले, आपने आंसर सही नहीं निकाला। डेट इंस्टॉलमेंट्स। अब ये कौन है? लेसी है, पर एग्रीमेंट तो वही है। 1 जनवरी 2022 पर पहला किराया आया 16 का, फिर 1 जनवरी 23 पर 18 हुआ, 1 जनवरी 24 पर 20 हुआ, 1 जनवरी 25 पर 22 हुआ और 31 दिसंबर 25 पर 3 है। एक्सपेक्टेड टू बी पेड लेता है ना ये तो। अब ये अपनी जगह पे कायम है। इसको 1 साल पीछे लाना है, इसको 2 साल पीछे लाना है, इसको 3 साल पीछे लाना है, इसको 4 साल पीछे लाना है। तो क्या प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी या निकाल के बता देते हो? 67.47। ठीक है जी। ये अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कोई नहीं निकालता। ठीक है। अच्छा, हमने बनानी क्या है? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बन गई है। फिर क्या मसला है? यहाँ पे प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और
बैलेंस, ठीक है, बैलेंस कॉलम है 67.47 से शुरू होगा, ठीक है, पहले कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, सारा प्रिंसिपल है 51.47, फिर अच्छा एक मिनट, इम्प्लिसिट रेट 10% है जो कि लेसी को पता है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या, आपने ये 10% ही लिया था ना, ओ भाई मुझे सोल्यूशन देखने दो यार, 10 ही लिया था ना, 10% लेकर क्या आया है 67 पॉइंट, ठीक है जी, मैं तो डर गया सी जी। तो ये इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 10% आपने लेना है, तो 5.15, 12.85, 38 पॉइंट, अच्छा अब ज़रा रुक के देख लें कि क्या बनाना है। 30 सितंबर, हुई लेसी की किताबों में ईयर एंड 30 सितंबर है, शुक्र है हमने पहले दिन देखा। अच्छा अगर देख भी लेते तो हमारा उसूल क्या है, लीज के ईयर एंड के हिसाब से अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल तैयार करते हैं और फिर अपने सवाल के अंदर उसको अपोर्शन कर लेते हैं, तो ये भी था अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी तो फिर आगे चलने दें थोड़ा सा, 30 सितंबर 23 तक जाना है ना, अच्छा 22 तक आना है, 30 सितंबर 22 तक आना है, चलो आगे ज़रूरत पड़ी तो देख लेंगे, ठीक है। अब क्या मांगा है उसने, प्रॉफिट एंड लॉस बना दो और बैलेंस शीट बना दो। प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है डेप्रीसिएशन 67.47 डिवाइडेड बाय ओनरशिप विल ट्रांसफ़र और विल नॉट ट्रांसफ़र, ओनरशिप विल ट्रांसफ़र और विल नॉट ट्रांसफ़र, ये गारंटियाँ जो चल रही हैं इनसे आपको क्या लगता है ओनरशिप में ट्रांसफ़र होना है, नहीं होना, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र। तो ऐसी सूरत में लेसी अमोर्टाइज करे, डेप्रीशिएट करेगा, आमिर भाई लेसी, अच्छा बच्चे कम है तो आपको भी नींद आ रही है, लेसी अमोर्टाइज करेगा ओवर आईडीसी और वो डीकमीशनिंग भी तो ओके उस तरफ भी जाते हैं, ठीक है, हमने येलो को भी स्किप किया हुआ है। डीकमीशनिंग किसने इनकर की है, लेसी ने, कितनी है 9 मिलियन, करनी है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के भी ऐड करते थे पीवी में, उसके बाद आईडीसी ऑफ लेसी भी है, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें रह जाती अगर हमें आलम याद ना करवाते। तो रफ़ी साहब थोड़ा सा जाग के बैठना है, पर्चे में क्या किया था, अच्छा पता नहीं क्या क्या किया था वो यार, ये वाली एंट्री है, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, फिर कैश क्रेडिट और फिर प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट, ये वाली एंट्री है, ठीक है। आईडीसी कितना पे किया है इन्होंने 2.5, आईडीसी की प्रेजेंट वैल्यू नहीं होती, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग 9 पे करनी है और 1.12% पर एनम कहता है कहीं यूज़ करना हो तो, ये 10 तो इम्प्लिसिट है लीज के लिए, ये 15 तो मैन्युफैक्चरर डीलर का है उसका रेट है, तो ये 12% हम डिस्काउंट रेट को यूज़ कर लेंगे, तो 1.12 रेज टू पार, कितने साल के एंड पर डीकमीशनिंग पे करनी है, वो कहता है एट द एंड ऑफ लीज टर्म, और लीज टर्म है हमारे पास 4 ईयर्स, ठीक है, तो फिर माइनस कितना 4, आंसर इज 5.72 और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आ गई 67.47, तो ये बैलेंसिंग कितना निकला 75 एंट्री ना करो, बेशक एंट्री रिक्वायर्ड नहीं थी, आप ये भी कर सकते थे, आप यूं वर्किंग कर लेते, यहाँ पे जैसे हुई हुई है, ये देखें, राइट ऑफ यूज़ में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आएगी 2.5 आएगा और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग आएगी, तो 75.69, ऐसे जिसने किया वो भी ठीक है, मैंने तो बस आपकी तरतीब को नहीं छेड़ा जैसे आप किया करते थे। तो फिर डेप्रीसिएशन लेनी है तो 75.69 को डेप्रीशिएट करेंगे 4 ईयर्स पे, लेकिन हमने कब लिया ये एसेट लीज पे, 1 जनवरी 22 पे, ठीक है, और ईयर एंड कब आ गया 30 सितंबर 22, तो कितने मंथ्स, तो 9/12 डेप्रीसिएशन आ जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बारी आती है इंटरेस्ट की, ये इंटरेस्ट 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 22 तक का है, लेकिन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है 30 सितंबर 22 तक का, तो फिर हम इस इंटरेस्ट को भी पकड़ेंगे और ऐसे कहेंगे तुम 12 महीने के हो, हमें 9 मंथ्स का चाहिए, और ये भी आप निकाल लोगे, इधर देख लो भाई, डेप्रीसिएशन 75 डिवाइड बाई 4
9/12, फाइनेंशियल चार्जेस 5.15 इंटू 9/12, डन हो गया। अब बोलो नेक्स्ट। इनकम स्टेटमेंट में तो बस यही दो चीज़ें जाएंगी कि कुछ और भी है, कि कुछ और भी है। एक चीज़ आपको सोल्यूशन में नज़र आएगी, उसको इग्नोर करें, आपके लिए येलो भी किया हुआ है इसीलिए उसको। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, बच्चों ये अभी हमने पढ़ा नहीं है इसलिए इसके मार्क्स भी नहीं रखे गए हैं टेस्ट में, लेकिन इस सवाल के अंदर रख दिया गया इसको ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसको हम यूज़ कर सकें। हम जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तब आपके लिए ये रेलेवेंट हो जाएगा। ओके डन, ठीक है। तो बाकी ये दो चीज़ें हमारे हिसाब से 2 नंबर हमें इसके मिल गए। ओके, बैलेंस शीट में क्या जाएगा? अब ये राइट ऑफ यूज़ जो बना था इसमें से इसको माइनस करो बैलेंस शीट के अंदर, एसिड उसकी डेप्शन, और ये आ गया। लीज लायबिलिटी के लिए अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे, ये करंट और बाकी ये सारे का सारा नॉन करंट। ठीक है, देख लें इसको भी, नीचे का सोल्यूशन जी। ये लीज लायबिलिटी 38.62 और करंट पोर्शन है 12.25, डन हो गया। उसके बाद इन 9 महीनों का जो इंटरेस्ट आपने रिकॉर्ड किया है ये 30 सितंबर तक पे नहीं होना, तो इसको पेबल में भी शो करना है, तो ये आपको पेबल नज़र आएगा 5.15 का 9/12। ठीक है, इसको अगेन आपने इग्नोर करना है क्योंकि प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग जो है इसका नंबर भी इसलिए रखेंगे। ठीक है, ये भी हमने पढ़ी नहीं है, ये थोड़ी ग्रो हो चुकी है इसलिए इसके कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है जी, तो ये था आपका टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1। ये देखें, ये इसकी एक वर्किंग है जिसको यहाँ पर ब्लू किया गया है, कोई मार्क्स इसको एलोकेट नहीं किए गए, लेकिन सवाल का चूँकि हिस्सा है तो इसको हमने इसको रखा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी। अब अगले क्वेश्चन जो हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कि लीज है भी या नहीं, तो चलो फिर मेरे ख्याल से इनको माफ़ कर देते हैं आज। ठीक है, कि कर लें, ये भी पढ़ा दें हैं, 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई वेदर एसेट इन फॉलोइंग केसेस इज आइडेंटिफाइड और नॉट। ये नहीं कह रहा लीज है या नहीं है, वो कह रहा है आइडेंटिफाइड है या आइडेंटिफाइड नहीं है। एसेट आइडेंटिफाइड है या नहीं है, इसके लिए 2 चीज़ें थी। पहली चीज़ एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली आइडेंटिफाइड हो, और दूसरी चीज़ सेलर के पास सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट ना हो, सब्स्टिट्यूट वाला राइट ना हो। ये 2 चीज़ें अगर हैं तो फिर ये आइडेंटिफाइड है। मतलब 2 चीज़ें, मतलब अगर एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाइड है और सेलर के पास राइट नहीं है सब्स्टिट्यूट करने का, तो फिर ऐसी सूरत में ये आइडेंटिफाइड कहलाएगा। कहते हो तो वो खोल लेते हैं जहाँ लिखा था, याद है, कुछ तो याद होगा ही। अब अ कंपनी लीजेज अ लैपटॉप कंप्यूटर फॉर देयर फाइनेंशियल कंट्रोलर ओवर अ 3-year पीरियड। ये तो एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाइड है। ठीक है, ये आइडेंटिफाइड है भाई। सोल्यूशन देख लो ना ऐसे, दिस एसेट एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाइड सो दिस विल बी क्लासिफाइड एज अ लीज। ठीक है, ओ अगली बात भी करनी है, आइडेंटिफाइड है या नहीं है, एंड इफ इट इज आइडेंटिफाइड वेदर इट इज अ लीज और नॉट। यानी दूसरा टेस्ट भी हम लगा लेंगे, पहले देखेंगे आइडेंटिफाइड है या नहीं है, अगर आइडेंटिफाइड है तो फिर देखेंगे कंट्रोल टेस्ट लग रहा है या नहीं लग रहा। तो ये बिल्कुल आइडेंटिफाइड है, और जाहिर सी बात है कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं लिखी हुई कि वो आके चेंज कर जाएंगे लेसर साहब आपका ये लैपटॉप, तो इसलिए बस ठीक है, ये लीज है। सेकंड, अ कंपनी लीजेज अ फोटोकॉपियर, द कॉपियर विल रिमेन इन क्लाइंट साइड एंड विल ओनली बी रिटर्न टू लेसर इन इवेंट ऑफ मेजर रिपेयर। हाँ भाई, आइडेंटिफाइड तो है, फोटोकॉपियर है, फोटोकॉपियर। ठीक है, रहना भी किसके पास है, लेसी के पास। सिर्फ लेसर के पास वापस कब जाएगा, अगर मेजर रिपेयर हो। तो भाई आइडेंटिफाइड भी है, और राइट टू सब्स्टिट्यूट नहीं कहते इसको, सिर्फ रिपेयर के लिए वापस चला जाना इज नॉट अ राइट टू सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाइड भी है और ये एक लीज भी है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन, कंपनी लीजेज अ कार फ्रॉम देयर टीम फॉर देयर टीम ऑफ सेल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 3-year पीरियड। The cars are required to be a state model, but for time to time the car may be changed by the lessor। ये जी, ये देखो, ये क्या है, सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट है, फिर फ़ायदा भी लेता ही होगा, तो ये लीज नहीं, आइडेंटिफाइड नहीं है एसेट, और ये लीज भी नहीं है। ठीक है,
सो इट इज़ अ लीज, ठीक है जी। सब्सटेंटिव राइट्स आर सब्सटेंटिव, सो इट इज़ नॉट अ लीज, ठीक है जी। डन हो गया। अच्छा जी, नंबर 3, अ कंपनी एक्वायर्स 3 आर्किटेक्ट ड्राइंग डेस्क। आर्किटेक्ट्स जो बैठते हैं नक्शे बनाने के लिए, उनके बैठने के लिए 3 ड्राइंग डेस्क इन्होंने लिए हैं। फर्नीचर है सिंपल, विच आर पेड फॉर ओवर 10 months. The company already uses 4 of these desks to be paid over same period and no election have been made in this regard. वो कहता है तो ये लो वैल्यू शॉर्ट टर्म भी है, ठीक है, फर्नीचर भी है और 10 महीने के लिए भी है, लेकिन उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं किया हुआ। तो आपको पता है अगर कोई इलेक्शन ना करो तो फिर राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट वाली एंट्री करनी पड़ेगी, इसके लिए भी, पहली वालों के लिए भी और इसके लिए भी। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म लीज, हाउएवर IFRS 16 रिक्वायर्स द इलेक्शन to be made for whole class and this has to be done for 4 desks already, so full standard shall be applied to these 3 desks by recording right of use and lease liability, ठीक है। बस आखिरी अब बरकत के लिए कल करेंगे, आज इसको क्लोज करते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।